आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बोला, छोटे तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं बोला, जी अंकल, मैं भी आ रहा हूँ। अंकल के जाने के बाद वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने इशारा करके पूछा, क्या हुआ? इससे अच्छा तो नटवरलाल नाम ठीक ठाक लग रहा है। वह बोलकर फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह मेरे नाम को लेकर मजाक बना रही है। वैसे हंसते हुए वह और अधिक खूबसूरत लग रही थी। मन तो कर रहा था भाभी के साथ इसे भी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूं। मैं बोला, अरे मेरा नाम छोटे नहीं बल्कि निशांत है, वो तो भैया प्यार से छोटे बोलते हैं। फिर वो बोली, अच्छा तो इस छोटे का एक बड़ा नाम भी है। यह बोलकर वह फिर हंस पड़ी। मैं बोला, वैसे आपका नाम क्या है? वो बोली, नाम की इतनी भी जल्दी क्या है छोटे, समय आएगा तब जान जाइएगा। इतना बोलकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। उसकी मुस्कान ही हम पर सितम ढा गई थी। उसके जाने के बाद मैं भी भैया के पास चला गया। पूरा होटल शादी के माहौल में डूब चुका था। हर लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह के उमंग देखने को मिल रही थी। मैं भैया के पास जाकर बोला, भैया आपने मुझे बुलाया? भैया बोले, शाम के 4 बजे वाली फ्लाइट से मौसी आ रही हैं, तुम्हें उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेना है। मैं बोला, ठीक है भैया, मैं अभी निकलता हूँ। यह बोलने के बाद मैंने अपना नज़र स्मार्ट वॉच पर टिकाया। शाम के 3:30 बज रहे थे। मैं हॉल से निकला, सीधे एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पहुंचने में केवल 25 मिनट लगे थे, मगर फिर भी मैं सही समय पर पहुंच गया। वहां कुछ मिनट इंतजार करने के बाद मुझे मौसी दिखी सूटकेस के साथ। शिल्पा भी मौसी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती दिखी। शिल्पा मेरी मौसी की देवर की इकलौती बेटी है। शिल्पा जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ और पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, और तब से वह मेरी मौसी के साथ ही रहती है। मौसी उसकी लालन पालन की हैं, और अब मौसी चाहती थी कि शिल्पा की शादी मेरे अर्जुन भैया से हो। मौसी मेरी माँ से शिल्पा के रिश्ते के लिए कई बार बात कर चुकी थी, मगर मेरी माँ हर बार इस रिश्ते को ठुकराती आई हैं। मौसी के साथ शिल्पा को देखकर मुझे अजीब लगा। जब शिल्पा के रिश्ते कई बार ठुकराई जा चुकी थी तो शिल्पा को इस शादी में आने की क्या ज़रूरत थी? मैं ऐसा सोचने लगा। मैं बोला, मौसी हमारी गाड़ी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी है, हम गाड़ी में चलें। मैंने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए मौसी से कहा। वो बोली, बेटा मेरे साथ शिल्पा भी आई हुई है। मैंने शिल्पा से बोला, हेलो। वो भी बोली, हाय। वैसे मैं शिल्पा को पहले ही देख चुका था, मगर मैंने उससे कुछ बोलना उचित नहीं समझा था। कुछ मिनट बाद हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी बगल में शिल्पा बैठी थी और पीछे वाली सीट पर मौसी बैठी थी। वो बोली, बेटा हम कितने देर में होटल पहुंचेंगे? मैं बोला, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। मौसी बोली, वैसे एक बात पूछूं बेटा? मैं बोला, जी मौसी पूछिए ना। वो बोली, बेटा मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी, घर और यहाँ तक कि तुम्हारी सभी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई के नाम से रजिस्टर्ड है। मैं बोला, जी मौसी, जब पापा की डेथ हुई थी तब मेरी उम्र 1 वर्ष से भी कम थी, जिसके कारण उस वक्त पापा के नाम से सारे प्रॉपर्टी को अर्जुन भैया के नाम से रजिस्टर करवाना पड़ा था, और वैसे भी इसमें हर्जी क्या है? मैंने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया। वो बोली, बेटा इसमें तुम्हें कोई हर्ज नहीं दिखता है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद उसकी पत्नी तुम्हें प्रॉपर्टी से कुछ भी हिस्सा ना दे, क्योंकि हर लड़की मेरी शिल्पा जैसी तो नहीं ना हो सकती है। मैं मौसी को कुछ बोलता उससे पहले ही गाड़ी होटल के पास पहुंच चुकी थी। वैसे मेरी मौसी की यह स्वभाव हमेशा से रही है। वह हमेशा से ही हर बातों को नेगेटिव रूप से देखती आई हैं। उन्हें हर चीज़ों में, हर रिश्तों में शक करने की बीमारी है। यही कारण थी कि उस वक्त मैं गाड़ी में उनसे इन बातों पर ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। मैं गाड़ी को होटल के पार्किंग में पार्क करके गाड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि मेरी नज़र फिर कॉलेज की उस पीली दुपट्टे वाली लड़की पर पड़ी। वह मुझे नहीं देख रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ अपनी होठों के लंबी चोंच बनाकर अपनी मोबाइल से सेल्फी खींच रही थी। फिर उस लड़की के पास कोई लड़की आकर बोली, दीपा दीदी सब लोग डांस कंपटीशन कर रहे हैं,
चलो ना हम भी डांस करते हैं। वो बोली वाह सच में, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। वह खुश होते हुए ये बात बोली। मैं मन में सोचा वो तो पीली दुपट्टे वाली लड़की का नाम दीपा है। मैंने देखा कि वो लोग होटल के डांस फ्लोर पर जा चुके थे। डांस फ्लोर पर हनी सिंह का गाना फुल बेस पर बज रहा था। मेरी नज़र अचानक डांस करती लड़कियों की ग्रुप पर टिकी। कुछ लड़कियां इस गाने पर ज़बरदस्त डांस कर रही थी। उन्हीं लड़कियों के बीच दीपा भी थी। गजब की परफॉर्म कर रही थी। बहुत खूबसूरत तो थी ही, वह डांस भी गजब की कर रही थी। मेरी नज़र उसके चेहरे से बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। तभी एक साथ सारे लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसके कारण मेरा ध्यान लड़कियों से भंग हो गया। गाना खत्म हो चुका था। सभी लोग इस डांस परफॉर्म के लिए तालियां बजा रहे थे। अब लड़के वालों के डांस करने की बारी थी। मेरे कुछ दोस्त डांस करने के लिए गए और साथ में डांस करने के लिए मुझे भी बुला रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया। फिर दीपा मेरे कान के पास आकर बोली, छोटे तुम्हारे अंदर पावर नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं है मेरी डांस देखकर डर गए हो? मैंने पलट कर देखा, वह अपने आंखों से इशारा कर मुझे डांस टीम में जाने को बोल रही थी। साथ ही वह अपने अंगूठे से लूज़र का इशारा भी कर रही थी। इसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं, सीधा डांस ग्रुप में चला गया। फिर जो डांस किया वह सबके होश उड़ा देने वाली डांस थी। लोग तो पहले से लड़कियों के डांस देखकर लड़कियों के डांस को ही सबसे बेहतरीन डांस मानकर बैठे थे, लेकिन जब हम लड़कों ने डांस किया तो सब लड़कियों की डांस चीनी कम पानी हो गई थी। परफॉर्म ख़त्म होने के बाद मैंने सभी लोगों को ध्यान से देखा। सारे लोग तालियां बजा रहे थे। भाई लड़कों में भी दम है। बैठे उन सभी मेहमानों में से किसी एक ने बोला। उनकी बात सुनकर मेहमानों की तालियां और तेज़ी से बजने लगी। मैं बोला, क्यों दीपा डार्लिंग, मेरा डांस कैसा लगा? वो बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ? मैं बोला, दीपा जी हम भी थोड़े स्मार्ट हैं। पहले तो उसने अपनी आंखें चढ़ा ली, फिर कुछ पल बाद मुस्कुराकर अपने अंगूठे से लूज़र का इशारा कर वहाँ से भाग गई। वह जितनी बार मुझे अपने अंगूठे से लूज़र बोलती थी उतनी ही बार उससे प्यार और अधिक बढ़ जाता था, क्योंकि उसी वक्त उसके चेहरे पर असली खुशी और क्यूटनेस दिखाई देती थी। मैं दीपा को वहाँ से जाते देख ही रहा था कि मेरी कानों में कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ी। मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो कुछ लोग साथ झुंड बनाकर खड़े थे। मैंने वहाँ जाकर देखा तो मौसी गुस्से में बोल रही थी, अरे कैसे होटल में तुम लोग शादी कर रहे हो? यहाँ के वेटरों को तो तमीज़ से बात करनी भी नहीं आती है। मैं वहाँ पहुँचते ही बोला, क्या हुआ मौसी? वो बोली, जब मैंने इस वेटर से कॉफ़ी मांगा तो इसने बोला अभी टाइम लग सकता है, और जब मैंने पूछा क्यों तो यह बदतमीजी करने लगा। वेटर उसी जगह पर अपने गाल को दाहिने हाथ से पकड़कर खड़ा था। मौसी ने इस वेटर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। कुछ देर बाद वहाँ उस होटल का मैनेजर भी आ चुका था और वह अपनी वेटर की ओर से माफ़ी मांग रहा था। वैसे मैं जानता था वेटर की गलती नहीं होगी, बल्कि मौसी जानबूझकर ऐसा ड्रामा कर रही है, मगर उस वक्त ये पता नहीं था कि आखिर यह सब करके मौसी क्या साबित करना चाहती थी। मैं बोला, मौसी ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर मेरी माँ वहाँ पहुँचते ही मौसी से बोली, क्या हुआ दीदी? वो बोली, अरे अब क्या पूछ रही हो? पहले पूछ ली होती तो इससे बढ़िया होटल और बहू तुम्हें बताती, मगर तुम लोग मुझसे कभी कुछ पूछते कहाँ हो? मौसी यह बोलकर गुस्से से मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। मौसी का यह ड्रामा देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी रिश्तेदार आश्चर्य में थे। कुछ समय बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जयमाला वाली स्टेज के पास बैठा था। तभी उसी वक्त वहाँ 10-12 वर्ष की लड़की मेरे पास दौड़ कर आई। वो बोली, इनमें से छोटे भैया कौन है? मैं बोला कि मैं हूँ, क्या बात है? वो बोली, ये लो, आपके लिए दीपा दीदी ने भेजी है। उस बच्ची ने कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा देती हुई बोली। मैंने कागज़ के उस छोटे से टुकड़े को लेते हुए इधर उधर देखा। वहाँ हम दोस्तों के अलावा कोई और नहीं था। मेरे सभी दोस्त उस छोटी सी बच्ची को ध्यान से देखे जा रहे थे। आखिर ये लड़की कौन है? मैंने उस कागज़ के टुकड़े को लेते हुए उससे पहले पूछा, ये क्या है? वो बोली, आप खुद ही खोल कर देख लो। यह बोलकर वो लड़की वहाँ से भाग गई। मैं उस कागज़ के टुकड़े को खोल रहा था। मेरे सभी दोस्तों का ध्यान उसी कागज़ के टुकड़े पर टिका था। उस टुकड़े को खोलते समय मेरी धड़कन जोर जोर से धक धक कर रही थी। उस वक्त मुझे लग रहा था कि किसी लड़की ने मेरे लिए लव लेटर लिखकर भेजी है। मैं भगवान को याद कर उस कागज़ के टुकड़े को खोला। उसमें लिखा था, दम है तो दूल्हे के जूते बचा लेना, वरना। कागज़ के टुकड़े में लिखा यह पढ़कर अपनी नज़र आगे की ओर किया
कुछ दूर पर कुछ लड़कियों का झुंड हम लोगों को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उन लड़कियों में दीपा भी थी। शाम के 6 बजने वाले थे। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके थे। सभी मेहमान कुर्सी पर बैठे थे। पंडित मंत्रों का जाप कर रहे थे और मैं भैया के सामने थोड़ी दूरी पर बैठा था, जहाँ से दीपा अच्छी तरह से दिख रही थी। उस वक्त दीपा हरे रंग की लाल लहंगा चुन्नी पहन रखी थी। उस लहंगे चुन्नी में उसकी सुंदरता उस वक्त पूरी तरह से निखर कर बाहर आई हुई थी। उसके हसीन चेहरे से अपनी आंखों को हटाने का जरा सा भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जब भी उसे देखकर मुस्कुराता था, बदले में वह भी कभी कभार थोड़ा मुस्कुरा देती थी। जूता चुराने की धमकी मुझे अच्छी तरह से याद थी, इसलिए मैं जूते की देखभाल के लिए अपने दोस्तों को जूते के पास ही बैठा रखा था और मैं इधर दीपा पर नज़र रखा हुआ था। मैं जानता था अगर दीपा भैया का जूता छुपाने में कामयाब हो गई तो फिर हम लड़कों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। खासकर दीपा तो लूज़र बोल बोल कर प्राण ही ले लेगी। जब विवाह संपन्न हुआ तब सभी उपस्थित मेहमान रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को चावल की अच्छत और फूल छींटकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। उसके बाद जब भैया मंडप से निकलकर अपने जूते को ढूंढ रहे थे तो जूता वहाँ पर नहीं था। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखकर पूछा, भाई जूता कहाँ है? आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।